नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अज्जू चैनल में। मेरा नाम है अजय शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे G7 के बारे में। G7 जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है, यह क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। G7 क्या है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इन 7 देशों का दुनिया की 40% जीडीपी पर कब्जा है। वहीं ये समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहता है, यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। वहीं 2019 का G7 सम्मेलन फ्रांस के बायर्टेज में हुआ था, जो कि 45वां G7 समिट था। इससे पहले 44वां G7 सम्मेलन कनाडा के क्वेबेक में हुआ था। स्टूडेंट्स, अब हम G7 के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था। सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और ये G7 से G8 बन गया था। स्टूडेंट्स, अब इन बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था 1975 में। साल 1976 में जब इसमें कनाडा शामिल हो गया, तब ये समूह G6 से G7 बन गया। अब जब G7 बन गया तो उसके बाद इसमें रूस भी शामिल हो गया, जो कि G7 से G8 बन गया 1998 में। फिर सन 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, फिर से ये समूह G7 बन गया। आइए अब हम देखेंगे रूस बाहर क्यों हुआ। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। रूस के इस अतिक्रमण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी। G7 के देशों का मानना है कि वो किसी भी ऐसे फैसले को समर्थन नहीं देंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सही नहीं हो। आइए अब हम देखेंगे G7 का उद्देश्य क्या है। G7 खुद को मूल्यों का आदर करने वाला उस समुदाय के रूप में देखता है जो दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और आज़ादी के लिए खड़ा है। स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके अहम सिद्धांत हैं। वहीं हम देखते हैं कि G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थी। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। आइए अब हम देखेंगे G7 की संरचना क्या है, G7 का मॉडल क्या होता है। G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, ना ही इस संगठन का कोई कानूनी स्वरूप है। जो देश G7 का अध्यक्ष होता है वही इसके कामकाज के लिए जरूरी संसाधन मुहैया अथवा उपलब्ध कराता है और यहाँ तक कि ग्रुप का एजेंडा भी तय करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस बार के बैठक के लिए आर्थिक और सामाजिक असमानता और लैंगिक असमानता को मुख्य एजेंडा तय किया है। Students, recently you will have seen that India has been invited especially in G7 group. Now, what would be reason behind it? Now we will see it. G7 में भारत को आमंत्रण दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की पर्सनल केमिस्ट्री का सबूत है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री वातावरण, जलवायु, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर सेशन को संबोधित करेंगे। आइए अब हम देखेंगे भारत को क्यों बुलाया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों G7 के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते उन्हें गैर सदस्य देशों को इस सम्मेलन में आमंत्रित करने का अधिकार होता है। G7 के अध्यक्षता सदस्य देश करते हैं। हर सदस्य देश बारी बारी से G7 की अध्यक्षता करता है।
आइए अब हम देखेंगे G7 के सामने चुनौतियां क्या क्या है। G7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी है। पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। वहीं भारत और ब्राज़ील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं अब स्टूडेंट्स हम निष्कर्ष देखेंगे इसका, जो कि कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्यों को पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में या कुछ भी आ रहा हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।